सोसाइटी ऑफ द डॉटर ऑफ द हार्ट ऑफ मेरी। कौन जानता था कि एक दिन एक मुकद्दसा अपनी बुलाहट को इस जमात के ज़रिए पहचानेगी। कौन जानता था कि एक दिन पाकिस्तान में लेप्रेसी के मरीज़ों की देखभाल के लिए एक अच्छी दोस्त और एक अच्छी बहन अपने मिशन को तक़वियत बख्शेगी। कौन जानता था कि एक दिन ये शख्सियत हलाल पाकिस्तान, हलाल इम्तियाज़, निशान कायद आज़म और सितारा कायद आज़म जैसे एजाज़ात से नवाजी जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूथ कैथरीना मार्था फाउ, अ जर्मन पाकिस्तानी कैथलिक नन नॉन एज डॉक्टर सिस्टर रूथ फाउ। आपने अपनी बहुत सारी खिदमात के बाद 10 अगस्त 2017 को इस दुनिया से अपनी आंखें मूंद ली और खालिक हकीकी से जा मिली। आपकी ज़िंदगी को जानने के लिए और आपकी शख्सियत पर कुछ तमाम उन बातों को जानने के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमने आज अपने दरमियान दावत दी है चंद ऐसी शख्सियात को जिन्होंने आपके साथ रहकर आपको जाना और अपने अंदर वो तमाम बातों को जाना जो एक मुक़द्दस बनने के लिए ज़रूरी हैं। इनसे इस शख्सियत के बारे में जानने के लिए हम सब बेताब हैं, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक। St. Joseph's College for Women is providing young women quality education from past 70 years. Well qualified and experienced faculty for all disciplines. Auditorium with all facilities installed for facilitation. Spacious and well ventilated classrooms. 5 labs for science students. Well equipped computer lab for staff and students. Multimedia installed classrooms. Library with collection of more than 16,000 books. Co-curricular and extracurricular activities throughout the year. Ground for sport activities. Individual attention at each student. Career guidance and counseling. St. Joseph's College for Women is considered among top 10 colleges of Karachi and recognized on both national and international level. Admissions are now open. Online registration starts from the 15th of June. Online test phase 1 would be held on 15th July. Online test phase 2 would be held on 22nd July. Commencement of classes from 17th August. शामदीद ब्रेक के बाद, और आपको बताता चलूं कि आज हमारे दरमियान जो शख्सियात मौजूद हैं उनके नाम हैं। सबसे पहले कॉर्नर पे बैठी हुई सिस्टर अलमास नज़ीर। आपका ताल्लुक़ है सोसाइटी ऑफ द डॉटर ऑफ द हार्ट ऑफ मेरी से, और उनके साथ मौजूद हैं सर हमीद हेनरी। आप मुसन्निफ़ होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। और उनके साथ मौजूद हैं सिस्टर मार्गरेट चार्ल्स। आप भी सोसाइटी ऑफ द डॉटर ऑफ द हार्ट ऑफ मैरी से ताल्लुक़ रखती हैं। और उसके साथ हमारे पास एक अच्छी शख्सियत जिनका बहुत करीबी रिश्ता रहा डॉक्टर रूथ फाउ के साथ, वो हैं सर मोविन लोबो। आप सबको मैं अपने दरमियान अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दरमियान आए ताकि हम एक मुकद्दसा की शख्सियत के बारे में जान सकें, और हम जानना चाहेंगे कि आपके तजर्बात उनके साथ कैसे रहे। तो सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगा सिस्टर मार्गरेट आपसे, क्योंकि आपका भी ताल्लुक़ उसी जमात से है जिसमें मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सिस्टर रूथ फाउ ने रहकर अपनी बुलाहट को पहचाना, और शायद जिस जमात में वो रही उसी जमात की वसासत से या उसी जमात की बदौलत उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो खुदावंद को मिशन को एक स्पेशल तौर पर करने के लायक ठहरी। तो आपको क्या इंस्पायर किया कि आपने इस जमात को ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद आपका तजर्बा डॉक्टर सिस्टर रूथ फाउ के साथ कैसा रहा? जब मैंने मंगोपीर में गई स्टडी के लिए तो वहाँ पे मैं सिस्टर जनीन और डॉक्टर रूथ फाउ को देखती थी, वो किस तरह से काम करती हैं। तो
इस वजह से जब मैं गई थी तो मेरा कोई डिज़ायर नहीं था कि मैं सिस्टरों में आऊँगी। तो जब मैंने स्टडी ख़त्म की तो मेरे साथ वहाँ पे एक पहाड़ी थी मुकद्दसा मरियम की, और वहाँ पे हमेशा रोज़री पढ़ते थे। तो फिर मैंने ये दुआ की कि अगर मैंने मैट्रिक की तो मैं भी इनके साथ चलूँगी। तो इस जमात में बड़ी खूबसूरती बात ये थी कि ये जमात बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत एक दूसरे का ख्याल करने वाली, एक दूसरे को प्यार करने वाली। तो इस बात ने मुझे ज़्यादा यहाँ तक पहुँचाया, तो फिर मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, देखें, एक मतलब बड़ी बात है कि आपने अपना वक्त गुजारा एक मुकद्दसा के साथ, जिसे हम बड़े अच्छे लफ्ज़ों में जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा लोग एहतरामन जब भी डॉक्टर सिस्टर रूथ वाओ का नाम आए तो अपने लफ्ज़ों को मध्यम कर देते हैं और ख़ूबसूरत लफ्ज़ों के साथ उन्हें याद करते हैं। तो आपका कैसा तजर्बा रहा उनके साथ? मेरा तजर्बा उनके साथ बहुत अच्छा रहा। वो बहुत ही खूबसूरत हम्बल अंदाज में लोगों से पेश आती थी और हमेशा वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों को देने के लिए तैयार रहती थी। उनको लोगों की फ़िक्र होती थी। वो बेशक लेपर्सी पेशेंट तो उनकी जान थी, उनके साथ तो वो बहुत ही हमेशा उनकी खुशी ये थी कि उनके काम करें, उनकी मदद करें, तो वो उनकी सबसे बड़ी ये खुशी थी। लेकिन आम आदमी भी जो उनके पास चला जाता था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ज़िंदगी शेयर करूंगी कि उन्होंने, जब मैं सिस्टरों में भी आ गई तो उन्होंने बहुत तरह से मेरी मदद की और मुझे काफ़ी तसल्ली दी और आगे बढ़ने का हौसला दिया। और मुझे उन्होंने फिर एक ट्रेनिंग छोटी सी करा दी एमएससी में, जिसके थ्रू मैं एमएससी के अंदर हूँ अभी तक। तो इस तरह से वो हमेशा ये कहती थी कि रास्ता बनाना मेरा काम है, आगे चलना आपका काम है। तो वाकई ये सच है। तो इस तरह से वो आज भी हमारे साथ हैं, यानी कि वो दिखती नहीं है, लेकिन हमारी रूह, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसमें मैं देखती हूँ कि अगर आज भी मैं कहीं परेशान होती हूँ या कुछ भी होता है तो वो फ़ौरन जैसे वो बैठती थी, आती थी, सो अब क्या हुआ, अब क्या करना है। तो इस तरह से आज भी वो मेरे साथ हैं। वेरी गुड, बहुत खूब। यानी ये एक पर्सनल तजर्बा है जिसे करने के बाद मैं समझता हूँ कि उस शख्सियत को हम अपने पास महसूस करते हैं। यस। सिस्टर अलमास, आप भी मेरे ख्याल में अभी भी आप अपनी जो खिदमत कर रही हैं वो एमएलसी में ही है, और फिर मेरे सुनने के मुताबिक, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्या उनके जो आखिरी अयाम का जो वक्त है वो आपने उनके साथ गुजारा है, और मेरे ख्याल में जब वो थोड़ा बीमार थी या बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुकी थी तो आप उनके साथ थी। तो आपने कैसा महसूस किया जब एक मुकद्दस आपके साथ मौजूद है और आप उसको सर्व कर रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं? डॉक्टर के साथ जो मेरा वक्त गुजरा है वो बहुत कीमती वक्त गुजरा है उनके साथ, और उस वक्त को मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि मैंने जो उनसे पाया है बहुत क्लोज होके पाया है, अपने रिलीजियस लाइफ के साथ, अपने माशरे के साथ, माहौल के साथ। तो डॉक्टर जो थी, मैं समझती हूँ कि वो ऐसी अजीम हस्ती, ऐसी माँ थी। मैं कहती हूँ कि ऐसी माँ और पैदा नहीं हो सकती। तो जब डॉक्टर बूढ़ी होगी, तो लास्ट टाइम में जब बीमार हुई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अलमास, इस साल मैं अपनी बर्थडे नहीं मनाऊंगी। मैं डॉक्टर से पूछ रही थी क्यों? डॉक्टर कहती है बस मैं आपको बता रही हूँ ना। तो मैं गुस्सा कर रही थी, डॉक्टर ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं कहते। डॉक्टर कहती है यू नो वेरी वेल। तो फिर मैं थोड़े दिन के बाद डॉक्टर की तबीयत ख़राब होगी। मैंने मिस्टर लोगों को बताया कि डॉक्टर की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हमने प्रॉमिस किया कि हम 2-3 दिन के बाद वापस ले आएंगे, क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी। तो हम ले गए। तो सारा दिन हमने उधर, तकरीबन शाम को गए, इमरजेंसी में गुजारा।
तो टेस्ट वगैरह हो गए, लेकिन टेस्ट अच्छे नहीं थे। तो हमने वादा किया कि हम 3 दिन के बाद वापस ले जाएंगे, लेकिन डॉक्टर कहती थी नहीं मुझे वापस लेके जाओ। तो फिर इसके बाद डॉक्टर जो है लास्ट टाइम जो फिर मिस लोबो सुबह को मेरे पास है, तो डॉक्टर सो रही थी। क्योंकि रात को डॉक्टर मेरे साथ जो है बातें करती रही कि MLC का क्या होगा, तो हो सकता है मेरा लास्ट वक्त है। तो मुझे अपने दिल में भी एक खौफ था कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने मिस लोबो को बताया। मिस लोबो कह रहे कि क्या हुआ। मैंने कहा डॉक्टर सो रही है, लेकिन मैं जगा देता हूँ, आपसे बात कर ले। लेकिन मिस लोबो ने कहा नहीं सोने दो, अगर सारी रात बातें करती रही है, ये सोई नहीं है तो उनको सोने दो। तो क्या हुआ कि मिस लोबो चले गए। तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने मिस्टर लोबो को कॉल किया कि ऐसे ऐसी बात है तो आप आ जाओ। मिस लोबो ने कहा अच्छा आ रहा हूँ। तो डॉक्टर को ICU में शिफ्ट कर दिया और इसके बाद थोड़ा बहुत हमें जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। लेकिन डॉक्टर की तबीयत जो है चंद घंटों के अंदर अंदर बहुत ख़राब हो गई। तो उनकी जो मोहब्बत थी, उनका प्यार था, खा वो ICU में भी थी, उसको आवाज़ देते थे कि डॉक्टर कि कौन हूँ, तो डॉक्टर कहती थी आई नो यू आर अलमास। तो इनकी जो मोहब्बत थी, मैं कहती हूँ कि वो मैं कभी भूल नहीं सकती और ना भूलूँगी। तो डॉक्टर का जो प्यार था अपने लोगों के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, बहुत ही एक माँ की हैसियत से था। डॉक्टर ने इस हस्ती को या इस मुल्क को ऐसा प्यार दिया है कि वो आज भी लोग इस प्यार को या उसकी बातों को याद करके उसकी दर्द को महसूस करते हैं कि आज वो ज़िंदा होती तो इससे भी हम आगे निकल जाते। तो मेरा साथ डॉक्टर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो लास्ट मोमेंट पे जब डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया तो मैंने मिस्टर लोबो को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर मिस्टर लोबो डॉक्टर्स वगैरह से बात की तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर हम डॉक्टर को वार्ड में ले गए, लेकिन एंड टाइम पे भी डॉक्टर को बहुत पसंद था कि मैं गाऊं तो बाइबल पढ़ूं। तो जब हम वार्ड में लेके गए तो डॉक्टर बात नहीं करती थी, सिर्फ ऐसे करके देखती थी और जवाब नहीं देती थी। तो जब मैं डॉक्टर का हाथ पकड़ के गीत गा रही थी, बाइबल पढ़ रही थी, तो मैं बिल्कुल होश में थी। मुझे पता था कि डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है। बाजी मार्गरेट सो रही थी, तो बाय चांस मेरी आँख फ्यू मिनट्स बंद हुई है और डॉक्टर जब मेरी आँख खुली है डॉक्टर ने ऐसे सांस लिया और डॉक्टर चली गई। तो मैंने शोर किया, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर हकीकी सजा मिली। इसलिए ये जो है थैंक यू सिस्टर अलमास। यकीनन ये तजर्बात कभी कभी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत खुशी का सबब बनते हैं, क्योंकि हम अपने जाने वालों को अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। यकीनन आपने सुना होगा और पढ़ा होगा ऐसी शख्सियात के बारे में जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, और अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा गया है तो उनमें कुछ ऐसी खासियत थी जिन्होंने मुसन्निफ़ीन को मजबूर किया, यानी उस शख्सियात की या उस शख्सियात से रेलिवेंट कुछ ऐसी बातें जो मुसन्निफ़ीन को मजबूर करती हैं कि वो अपनी कलम उठाएं और ख़ूबसूरत माला पिरो दें लफ्ज़ों के साथ। इसी तरह सर हमीद हेनरी ने एक ख़ूबसूरत किताब लिखी, डॉक्टर रूथ फॉ, और नहायती काबिल एहतराम शख्सियत के बारे में
चंद ऐसी बातें लिख डाली जिनका शायद मुझे भी पता नहीं था। अगर आप ये किताब जानेंगे तो आपका लगेगा शायद आप उस शख्सियत से आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि किस बात ने आपको इंस्पायर किया कि आपने इस किताब को लिखने का सोचा? डॉक्टर रूथ फाओ एक ना सिर्फ कौमी सतह पर उनको जाना जाता था, बल्कि वो एक इंटरनेशनल हस्ती थी ना, जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता था। मैं उस वक़्त सर सैयद यूनिवर्सिटी में काम करता था, तो हमने डॉक्टर रूथ फाओ को वहाँ दावत दी, तो वो पूरी टीम के साथ वहाँ आई। बड़े लोग थे, मेरा ख्याल जर्मन कॉन्सुलेट भी था, एक टीवी का जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी डॉक्टर रूथ फाओ पर, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और बड़े स्टेज पर लोग बैठे हुए थे। तो आई वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ना, तो लोगों ने तकरीरें की। हमारे स्टूडेंट थे MBBS के, उन्होंने उनके लिए एक गीत लिखा जो उन्होंने गा के पढ़ा। तो मतलब उनको ग्लोइंग ट्राइब्यूट उनको दिया गया ना। अच्छा, जब आखिर में ना उनकी बारी आई ना, तो उनको दावत दी कि आप कुछ बोलें। अच्छा, वो स्टेज से नीचे उतर आई, स्टेज पे नहीं खड़ी रही, स्टेज से नीचे उतरी। स्टूडेंट, पूरा हॉल भरा हुआ था, बहुत बड़ा हॉल, ऑडिटोरियम, उसमें स्टूडेंट थे, टीचर थे, यूनिवर्सिटी के तमाम ऑफिशियल इसातिज़ा, खचाखच भरा हुआ था। और सिस्टर रूथ जो है, डॉक्टर रूथ, वो स्टेज से नीचे उतरी, पोडियम में नहीं खड़ी रही, और वो सामने आके खड़ी हो गई, और आके उन्होंने बातें शुरू की। और मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा, देखें, ये इतनी हम्बल खातून है कि दूसरे लोग स्टेज पे बोल रहे हैं, ये नीचे उतरी है और नीचे उतर के बातें की, और सादा से कपड़े। फिर वो वाइस चांसलर के दफ्तर में आई, वहाँ बैठी रही, बातें हम करते रहे। सो शी वॉज अ ग्रेट वुमन, नो डाउट। अच्छा, लेकिन जब जिस दिन उनकी डेथ हुई, तो मैंने नोट किया कि ना सिर्फ अखबारें बल्कि टेलीविज़न उनको इतनी प्रोजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, इतनी प्रोजेक्शन। पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी मसीही को मिलना और फिर एक औरत को मिलना, ये अजीब बात है। और मैंने देखा जी, हमारी मुसल्लह अफवाज उनको सलामी दे रही हैं। ये ऐसा कभी नहीं हिस्ट्री में हुआ, कभी नहीं हुआ कि एक खातून को इस तरह की इज्जत मिली हो। और उन्होंने साबित किया कि ये सदी वाकई औरतों की सदी है, इतना उनको मिला। और मैं खुद इतना मुतासिर था ना, उसके बाद 10 अगस्त के बाद जब मैंने अखबारें मुख्तलिफ पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में बहुत अखबारें आती थी यूनिवर्सिटी की, तो मैं अखबारों को देखता था, भरी हुई हैं डॉक्टर रूथ फाओ पे, मज़ामीन है, एडिटोरियल है, न्यूज़ आइटम है, लोगों ने अपने तासुरात दिए हुए हैं, एडिटर के लेटर लिख रहे हैं। तो मैंने कहा, देखें, अगर मुसलमान लोग, वो मसीही भी नहीं है, सारे मुसलमान हैं, और वो लिख रहे हैं, तो कुछ तो बात है। इतनी रिकग्निशन उनके काम को मिली है, और वो वाकई मतलब मसीहा थी। ख़ास तौर पर जो लेप्रेसी पेशेंट है, उनकी मसीहा थी। तो मैंने तहिया किया, पहले हफ्ते में मैं डेली अखबार पढ़ता था, और कोई मजमून आया है, कोई अखबार में कटिंग, वो न्यूज़ आई है, या उनको कोई ट्रिब्यूट दिया गया है, तस्वीर आई है, सारे प्रोग्राम जितने कवरेज थी, मैं उनकी कटिंग काट के उनको रख लेता था। मुझे पूरा 1 साल लगा, और 1 साल के बाद मैंने इस किताब को मुरतब किया। इसमें तस्वीरें भी हैं जो उस ज़माने में वो किया गया उनको। मसलन ये किताब है ना, तो इसके एंड में मैंने तस्वीर लगाई है कि किस तरह मतलब उनको मुसल्लह अफवाज ने इज़्ज़त दी, हमारी मुसल्लह अफवाज ने। तो मेरे जहन में था कि मतलब ये एक हिस्ट्री है, तारीख जो है मुकम्मल हो जाएगी ना इस तरह। तो ये मेरी अपनी मतलब ज़ाती मेरे दिल से आवाज़ उठी थी कि सिस्टर रूथ को वो हकदार हैं कि उनके बारे में कुछ लिखा जाए। और इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो अगर आप पढ़ें तो शायद मेरे ख्याल में मुक़द्दसीन की यही खासियत रही है,
उनका एक लफ्ज़, एक छोटा सा जेस्चर आपको ऐसा इंस्पायर करता है कि आप उनमें वो शख्सियत को देखते हैं जिसके लिए वो अपना मिशन कर रहे हैं। अच्छा फाजी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखें सिस्टर रूथ फॉ जो है ना, ये किताब एक अलग चीज़ है ना। मैं सिस्टर रूथ फॉ जो है ना, वो एक रेडिकल जो स्पिरिचुअलिटी है, उनकी पूरी शख्सियत जो है वो रेडिकल स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा, उस स्पिरिचुअलिटी के बगैर वो ये काम नहीं कर सकती थी। तो जो उनकी ज़िंदगी में अहम चीज़ है ना, वो उनकी रेडिकल स्पिरिचुअलिटी है, उनकी स्पिरिचुअलिटी। और नंबर 2 कि उनका काम जो है ना वो सेकुलर है। देखें, मैं यूनिवर्सिटी में मैंने उनको देखा था, जब उन्होंने कोई क्रॉस नहीं पहनी थी, ठीक है, सादा कपड़े। कोई अगर उनको देखे तो वो नहीं कह सकता कि ये नन है। जब मैंने इनको देखा तो मेरे ज़हन में था कि ये आम ख़वातीन है जी। वो तो सिस्टर ने मुझे खुद बताया कि जी मैं नन हूँ। तो इसी तरह जब वो यूनिवर्सिटी आई तो उन्होंने किसी को महसूस नहीं होने दिया, मेजॉरिटी मुसलमान है, कि मैं जी एक नन हूँ, क्रिश्चियन हूँ, नो। और उनके पूरे काम में आपने देखें कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ की वो नहीं की, लेकिन वो एक तरह से गवाही थी, लोगों को पता था, ये बहुत बड़ी गवाही थी। यकीनन वो अपने मसलन अंदाज में अपनी सिंपलिसिटी से ये मैसेज दे रही थी उनकी कि यीशु सबके लिए यकसा है, एक जैसा है, एक जैसा है। यानी हकीकी इंसानियत का उन्होंने दूसरों को तजर्बा करवाया जो उनकी खुद की शख्सियत में था। वेरी गुड, थैंक यू सर। बहुत सारी और भी बातें होंगी जो आप हमसे करना चाह रहे होंगे। अब मैं अपना सवाल करना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत से जिनका ज़्यादातर वक्त इस मुकद्दसा के साथ गुजरा, और मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा बेहतर डॉक्टर सिस्टर रूथ फॉ को कोई नहीं जान सका और ना जान सकता है अभी तक। तो मेरे साथ मौजूद हैं सर मविन लोबो। सर, मैं शायद मैं आपसे वो बातें नहीं तमाम पूछूंगा जो हमें बहुत से लोग बताते आए हैं या जो हमने किताबों में पढ़ी है। मैं आपके उस तजर्बे के बारे में जानना चाहूँगा जिसको मैं समझता हूँ कि आपने एक खूबसूरत रिलेशन में किया है, यानी उनके असिस्टेंट होना, उनके साथ रहना, और कभी कभी आपको पता है इंसान को गुस्सा आ जाए और जब वो गुस्से में बात करे वो भी बर्दाश्त करना, ये सब आपके मेरे ख्याल में तजर्बा रहा होगा। तो हम आपसे चंद ऐसी प्रैक्टिकल बातें जानना चाहेंगे जो मैं समझता हूँ आप और सिस्टर डॉक्टर रूथ के अलावा कोई नहीं जान सका। तो आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए ऐसी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हेनरी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि डॉक्टर रूथ फॉ की जो ज़िंदगी या उनके जो भी मतलब जो काम था वो उनकी ईमान की गवाही है। जरूर। और हम बहुत मतलब आम से लोग हैं, मगर आप देखें कि ये जो लेप्रेसी कंट्रोल किया डॉक्टर फॉ ने, शायद बहुत से लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो ऐसे जगहों पे गई हो। वो वाकई में एक दूर अंदेश खातून थी, विजनरी खातून। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कोने कोने पे लेप्रेसी सेंटर्स बनाए, वहाँ के लोगों को उठाया। वो लोग जो उर्दू सही नहीं बोल सकते थे, उनसे डॉक्टर फॉ ने काम लिया, उनको मोटिवेट करके लेप्रेसी कंट्रोल किया। देखिए, हम ये समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ लेप्रेसी कंट्रोल किया, नहीं, उन्होंने लेप्रेसी कंट्रोल करने के साथ साथ उन्होंने इंसानी हकूक़ के बारे में लोगों के लिए काम किया। फिर आप कहें विमेन राइट करें, चिल्ड्रन के, मतलब बहुत से ऐसे पेशे मतलब एरिया थे जिनमें उन्होंने काम किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शी वॉज द ट्रू लीडर, और ये लीडरशिप मुझे कहीं पर नज़र नहीं आई है जो उनका रोल था। अब देखिए ना, बीइंग अ सिस्टर, अ मेडिकल डॉक्टर, काम उन्होंने शुरू कैसे किया? लोगों की पट्टियाँ करना। कितने डॉक्टर ऐसे हैं आज अगर उनको कहें कि किसी पेशेंट के अल्सर की आप ड्रेसिंग करें, कोई नहीं करेगा, शायद वो खुद करती थी। वो शायद नर्सिस से वो शुरू उन्होंने वहाँ से किया। उनको शायद ये इल्म नहीं था कि वो इतनी मतलब ऊंचाई पे पहुँच जाएगी। लीडरशिप की क्वालिटी की मैं बात कर रहा था, मेरी और उनकी जो कह रहे हैं ना कि जो दोस्ती हुई, वो मुझे बहुत
तकरीबन 4-5 साल बाद किसी और से पता चला। उन्होंने मुझे जो पसंद करना शुरू किया वो एक जुमले पे किया था, जहाँ पर मैंने उनको कहा था कि डॉक्टर फाओ मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ इस चीज़ पर। यानी आप कॉन्ट्ररी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे थे। कॉन्ट्री, और उसको वो मेरी जो उसको जो मैंने तनकीद कर रहा था वो मुझे उनको मेरी वो बात अच्छी लगी। आज ऐसे कितने लीडर हैं कि उनको अगर आप कह दें कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, वो आपको बर्दाश्त be the part of the company anymore. वो नहीं होंगे। Yes. और इतनी बड़ी शख्सियत कि हम सोच नहीं सकते हैं, और इतने हम्बल होके काम करती थी। जैसे आपने कहा कि वो भीड़ में आ गई थी, वो हमारे जो इदारे में जब एक चौकीदार हो या कोई ड्राइवर हो, उनके साथ बैठ के वो खाना खाना, उनके साथ बैठ के बात करना, हमारे कोई भी ऐसे लीडर नहीं कर सकते होंगे। I think just I would like to share. She really followed what St. Francis said. कि preach the gospel with your life and use the words if necessary. I think she preached it through her life. और देखें, ये अक्सर हम सॉरी से हमारे जितने जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, कोई भी रिलीजियस लीडर हो, ठीक है ना, किसी भी रिलीजियस हो, हम पिक करते हैं नॉर्मली नेगेटिव चीज़ों को, ठीक है। इसकी वजह से एक्सेप्टेंस कम होती है। डॉक्टर फाओ मेरे ख्याल से वाहिद वो क्रिश्चियन लेडी हैं, कैथलिक नाम आप कह लें, कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में उनको वही रिस्पेक्ट मिली। कोई ये नहीं कह रहा था कि ये फिगर कंट्रोवर्शियल फिगर है। Exactly. इसलिए कि वो कहीं पर भी जाती थी, वो लोगों के दिलों में घर कर जाती थी। अब जितने पब्लिक आई थी, क्रिश्चियंस इतने नहीं होंगे जितने मुस्लिम्स थे, तो ये उसकी मतलब उसकी जो एक्सेप्टेंस की गवाही है। सबको एक करके वो आगे चली। सर एक और बात जानना चाहेंगे, कैसे आपने पहचाना कि आप एक मुकद्दसा के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं? एक तो चलें ये नॉर्मल है, एक अच्छी शख्सियत भी ऐसा या ऐसा शख्स जिसकी यानी ज़्यादा ताल्लुक़ बीमारों के साथ है और वो खिदमत दिल से कर रहा है, जान से कर रहा है और पूरी मेहनत से, ये आपको हर शख्स में मिल जाएगा तकरीबन। लेकिन कहते हैं कि जो मुकद्दस हैं उनका रहने का तरीका मुख्तलिफ है। जैसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहे, तो आपने कैसे पहचाना कि शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो बिल्कुल एक आम खातून जैसी थी। अगर आपको ये एहसास हो जाए ना कि ये बहुत ऊंची शख्सियत है, शायद आप फिर उनके साथ काम करते बड़े मोहतात होंगे, मगर आपको वो फीलिंग देती थी कि वो आप में से ही हैं। तो आपकी जितनी जो क्वालिटीज़ थी, अच्छी क्वालिटीज़ को वो आगे लेके आती थी। काम आप करते थे, ठीक है ना, या काम वो करती थी, मगर क्रेडिट हमेशा वो अपनी टीम को देती थी। टीम वर्क। यहाँ तक कि जर्मनी में मैं था उनके साथ, तो उनको कंग्रेचुलेट कर रहे थे कोई मीडिया वाले कि डॉक्टर फाओ आपने पाकिस्तान में लेप्रेसी कंट्रोल किया। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने नहीं, मेरी टीम ने, मेरे पाकिस्तानियों ने किया। नहीं तो मुझे तो एक गली से दूसरी गली के बारे में नहीं मालूम था। और देखें, ये भी हकीकत है। ये ज़रा बैलेंस मैं करते चलूँ कि जो पाकिस्तानी लड़कों ने, मर्दों ने जो डॉक्टर फाओ को सपोर्ट किया, देखें जब वो आई थी बहुत खूबसूरत खातून थी वो। खैर वो जब उनका इंतकाल हुआ तब भी वो बहुत खूबसूरत थी। वो पाकिस्तानी मर्दों के साथ, लड़कों के साथ 2-2, 3-3, 4-4 महीने मतलब पहाड़ों में, बयाबान में उनके साथ रहती थी। उनकी हिफाजत किसने की? वही पाकिस्तानी लड़कों ने। सिर्फ वजह क्या थी कि वो रिस्पेक्ट देते थे उनको। वो ये समझते थे कि ये हमारी लीडर है। तो हमारे यहाँ अगर कोई अच्छा लीडर मिल जाए तो हमारी कौम वो कौम है कि वो मालूम नहीं क्या कुछ कर जाए। सच है, ये बात सच है। सर कोई ऐसा तजर्बा जानना चाहेंगे, या आप में से किसी का भी ऐसा तजर्बा हो जो शेयर करना चाहे? वैसे ही सर पूछ रहा हूँ, गुस्से में आकर वो क्या बहुत ज़्यादा शाउट करती थी, या आपने गुस्से में देखा ही नहीं, या ऐसा तजर्बा ही नहीं कभी हुआ? देखिए, डॉक्टर फाओ को गुस्सा आता नहीं था। ये उनकी एक शख्सियत की मतलब वो थी, अक्कासी करती थी। नाराज़ होती थी वो,
तब नाराज़ होती थी अगर वो समझती कहीं पेशेंट के ट्रीटमेंट में कोताही हो गई, फिर वो नाराज़ होती थी। फिर टाइम के मामले में अगर हम उसके साथ रात को 1 बजे तक काम कर रहे हैं, 1 बजे तक एक मरतबा हुआ कि हम उन दिनों में ये कंप्यूटर्स नहीं थे, रात को हमारे एक PC-1 था गवर्नमेंट का, प्लानिंग कमीशन का, वो हम तैयार कर रहे थे रिपोर्ट। तो रात को तकरीबन 1 बजे हम घर गए, सुबह हम तो आ जाते थे। तो एक हमारे साथ जो था वो तकरीबन 10 मिनट देर से आए, उनको कहा गुड आफ्टरनून। तो इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी वक्त के मामले में, और हमें फ्रीडम दिया था। वो हमसे नाराज़ नहीं, हम उनसे नाराज़ होते थे। फिर वो हमें मनाती थी। मतलब ये देखें ना, उनकी वो शख्सियत का मतलब उनका एक बड़ापन था जी। ये तो हम क्या चीज़ हैं, और हमें मालूम था कि हम डॉक्टर फौज से नाराज़ हो सकते हैं। शायद ये मेरे ख्याल में वो अपनायत का एक असर है कि आपको पता है नाराज़ होने से प्यार भी बढ़ेगा, लेकिन वो मनाने भी आएंगी जी। बिल्कुल। तो ज़्यादा मज़ा आता है बार बार नाराज़ होने से। डॉक्टर फौका मेरे साथ गुस्से का इजहार इस तरह से हुआ था। पहली बार जब मैं जर्मन जा रही थी तो मैंने डॉक्टर कहती है कि अलमास जल्दी तैयार होना है और जल्दी यानी पैकिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, मैं घर गई जेकब लाइन में, तो मैंने देर कर दी। डॉक्टर कहती है गुड मॉर्निंग, तो मैंने कहा मैं देखती डॉक्टर का मुंह, डॉक्टर ने गुड मॉर्निंग क्यों कहा है ना। तो डॉक्टर बाद में कहती है कि मैंने कहा डॉक्टर क्या हुआ। डॉक्टर कहती है कि अलमास मैंने बोला था जल्दी सोना है और जल्दी उठना है क्योंकि हमने सुबह जाना है। तो बाद में मैंने ऐसे, आपको पता पाकिस्तानी मुंह बना लेते, मैंने ऐसे मुंह बनाया। डॉक्टर आई मेरे गले लगी, कहती ओके लेट अस गो टू स्लीप नो एंड गुड नाइट। और डॉक्टर मुझे हक किया और फिर हम सोने के लिए चले गए। तो इस तरह डॉक्टर गुस्सा करती थी, लेकिन उनकी गुस्से की कोई इतनी देर तक नहीं होती थी, वो गले लगाती थी। और यही उनकी खूबसूरती थी कि वो इंसान को अपनी बातों से, अपने कामों से इंसान बना देती थी। तो ये मैं समझती कि डॉक्टर की कोई नाराज़गी होती थी, लेकिन नाराज़गी ना होने के बराबर थी। तो इसी तरह डॉक्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब मैं टूर पे जाती थी तो बहुत दफ़ा मैं अगर कोई कोताही करती थी या डॉक्टर हमेशा मुझे सिखाती थी, ख़ास करके दुपट्टा लेना। डॉक्टर की ये बहुत खूबसूरती बात थी कि डॉक्टर जब हम फील्ड पे जाते थे तो डॉक्टर कहते थे हमारा कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर है कि हम सर पे दुपट्टा लें, और जब दुपट्टा लेते हैं तो ये इज़्ज़त की निशानी है। तो डॉक्टर ने ये ना सिर्फ मुझे सिखाया बल्कि हर फील्ड की जो औरत है उसको ये सबक दिया है कि जब हम जिस कल्चर में भी जाते हैं तो वो कल्चर जो है उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह डॉक्टर फ़ोन ने पाकिस्तानी कल्चर को अपनाया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम जिस तरह डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ की, तो हम भी कोशिश करें कि उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। जब मैं भी उनकी शख्सियत के बारे में पढ़ रहा था तो ज़्यादातर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं जर्मन पाकिस्तानी, यानी उन्होंने अपनी नेशनैलिटी के साथ साथ अपनी शख्सियत को भी बदल लिया हमारे कल्चर के मुताबिक, और मैं समझता हूँ वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी बन गई। और यही मेरे ख़्याल में उनकी खासियत रही है कि उन्होंने अपने आप को उस माहौल में ढाला और यीशु की शख्सियत को अपनी शख्सियत के साथ दूसरों तक पहुँचाया। कोई और बात अगर कोई शेयर करना चाहता हो तो। ये जो बात की अभी पाकिस्तानी की ना, जर्मन पाकिस्तानी, एक मरतबा मैं जर्मनी में था उनके साथ, मैंने दूसरे दिन वापस आना था और इनको आगे जाना था। तो और तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद उन्होंने दोबारा आना था। मैं शाम को उनके कमरे में गया, मैंने कहा डॉक्टर फॉग मैं कल जा रहा हूँ। तो मुझे देखा, मुझे कहने लगे कि मैं यहाँ क्या करूँगी, मुझे भी घर जाना है। एक जर्मन खातून जर्मनी मुझे कह रही कि मुझे घर जाना है। यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ौरन एक वहाँ का जर्मन था उनको बुलाया, उनसे टिकट उनकी मैंने चेंज कराई और सुबह हम दोनों वापस आए। तो वो पाकिस्तान को अपना घर समझती थी। यकीनन यकीनन। और इसीलिए उन्होंने अपने घर को संवारने के लिए अपनी जान तक दाव पे लगाई, क्योंकि ये जिन लोगों के साथ वो काम करती रही हैं, हम भी डरते हैं ना। और अभी देखें ये कोविड-19 में भी हम एक दूसरे से कितना डर के फासलों पर बैठना और सारा
सैनिटाइज़र यूज़ करना, शायद वो ये सब बातें भूल चुकी थी। हाँ नहीं वो भूल चुकी। मेरे ख्याल में उनका सैनिटाइज़र भी यीशु था कि उनको ये था कि मैं यीशु को दूसरों तक लेकर जा रही हूँ। बात काट रहा हूँ, सॉरी। यही बात जो आपने की है ना, अपने टीम से मैं यही बात कर रहा था कि अगर आज डॉक्टर फॉ होती थी, जब कोविड में सब लोग घरों में बंद होने लग गए थे ना, मैंने कहा शी वुड हैव टेकन दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। अब ये खिदमत का मौका मिला है, वो ज़रूर करती हैं, वो ज़रूर वो आगे निकल जाती थी। यकीनन यकीनन। और बीइंग अ डॉक्टर हम उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। आप सबकी तशरीफ़ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस बात से खूब वाकिफ़ हूँ कि अगर इस शख्सियत के बारे में और कई बातें की जाएं तो सारी रात भी गुजर जाएगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी जितना आपने आज हमसे बांटा उनकी ज़िंदगी के बारे में, शायद मैं समझता हूँ कि वो हमारे सुनने वालों और देखने वालों को भी इंस्पायर करेगा। इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह हमने इन शख्सियत को जाना और इनके बारे में कई बातें सुनी और कई ऐसी बातें जो इस बात का एहसास दिलाती हैं कि वो एक इंसानी रूप में फ़रिश्ता थी। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं इस शख्सियत के बारे में तो ज़रूर पर्सनली तौर पर इन शख्सियात को या इन जैसी उन तमाम शख्सियात को मिलें जिन्होंने नहायत करीब से डॉक्टर सिस्टर रूथ फॉ की ज़िंदगी को जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। देखते रहिए गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।